एंड वी वर स्टडिंग अबाउट द ऑप्टिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑप्टिक्स से काम करते हुए आ रहे हैं। 4 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, 4-5 लेक्चर। आज हम लोगों को क्या करना था, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग अपने टॉपिक पे अगर वापस आते हैं तो आज हम लोगों को क्या करना था कि मिरर फार्मूला डिराइव करते हुए, मिरर फार्मूला हमने आपसे कहा था कि 1/v, हमने आपसे आज जो हमारा काम है, क्या काम है अपने पास आज, कि हमने कहा था मिरर फार्मूला जो हमारा होता है 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले को अपन डिराइव भी कर सकते हैं, करना चाहे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, नहीं करना चाहे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। बट हाँ, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बट हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बट स्टिल अपन तो इसको डिराइव कर देते हैं, अपन तो इसको सॉल्व आउट कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं है। डिराइव करके फिर हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना था और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और फिर यहां से आगे चलेंगे मैग्निफिकेशन की तरफ, है ना। तो चलिए करते हैं इस काम को, आज काम स्टार्ट करते हैं अपना। आई होप कि पिछली सारी बातें आपको याद है, प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कशन, स्फेरिकल मिरर के कुछ कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए थे, वो भी सारी चीजें, रूल्स फॉर रे डायग्राम आपको याद होगा, है ना। और साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के लिए मैंने आपको बताया भी था, अगर याद हो आपको, तो साइन कन्वेंशन के लिए हमने बताया था कि ये मिरर है तो मिरर वाला पार्ट, और ये देखिए ये मिरर वाला पार्ट और ये पॉलिश्ड पार्ट, इसके हिसाब से आप मिरर में क्या कर सकते हैं, साइन माइनस और प्लस के बारे में, माइनस और पॉजिटिव के बारे में चर्चा कर सकते थे। वैसे याद रखने के लिए साइन कन्वेंशन क्या था कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपन जो भी चीज मेजर करेंगे उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर कुछ मेजर कर रहे हैं तो उसको नेगेटिव लेना है। और एवरीथिंग विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव, है ना। ये चीज हमने डिस्कशन किया हुआ था। चलिए अब इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। मैं बार बार आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि भाई रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जिसने रे डायग्राम बना लिया उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो रे डायग्राम की ही बात कर लेते हैं। मैं एक कॉनकेव मिरर ले लेता हूं, जरूरी नहीं है कि कॉनकेव मिरर से ही काम करे, कॉन्वेक्स से भी सेम प्रोसेस होगा, सेम तरीके से काम कर सकते हैं। अब हमने यहां पे इसका मान लेते हैं, ये हमने फोकस ले लिया, ये हमने सेंटर, ये फोकस ले लेते हैं, ये अपन इसका क्या कर लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं और कहीं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, है ना। कहीं यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसा रख लिया, ठीक है। पहले तो रे डायग्राम बना ले, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे जाएंगी यहां पे, है कि नहीं है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे को ऐसे जाना है और यहां से रिफ्लेक्ट करना है और रिफ्लेक्ट करके वापस आना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझिए, अब इस चीज को हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब इस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल भी बना देते हैं इस पॉइंट पे। यहां पे नॉर्मल कैसे बनाते हैं, ये यहां से जो जाएगा, है ना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है वही तो नॉर्मल होता है हमारा, है ना। वही तो नॉर्मल होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करेगा, है ना, जो सेंटर ऑफ चलिए इस पॉइंट पे पहले मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बना लेता हूं, नॉर्मल बना देता हूं ताकि वो पुराना लाइन रहे। चलिए यहां पे बना लेते हैं, फिर से अलग बना लेते हैं, इसको बाद में रब कर देंगे। ये अपन फोकस ले लेते हैं, यहां पे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। चलिए और कहीं यहां पे ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब क्या होगा, यहां से एक रे ऐसे जाएंगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी, है ना। यहां से एक रे जाएंगी और रिफ्लेक्ट होके वापस आना है इसको, ये रिफ्लेक्ट होके समवेयर मान लेते हैं यहां से गया, ठीक है, ये चीज रे। अब इस पॉइंट पे अपने को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, तो नॉर्मल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहां से रे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से।
तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसका नाम दे दिया नॉर्मल। इसका नाम हमने क्या दे दिया? नॉर्मल। चलिए ये रेज समझ में आ रही है, रेज ऐसा गया है, रिफ्लेक्ट होके वापस आया। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, क्या दे दे? पी नाम दे देते हैं, नहीं पी तो ये रहा हमारा पोल, तो चलिए इसका नाम एम दे देते हैं। ठीक है, ये चीज पीएम हो गया हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, अब क्या करना है? यहां तक ये बात समझ में आ गया क्या है ये डायग्राम, है ना? अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है कि ये एंगल है, इसको अल्फा मान लीजिए, ये इमेज वाला। अच्छा, यहां पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो क्या यहां पे हमारा इमेज बन रहा होगा? क्योंकि एक रे अपन ऐसा ले सकते हैं, ऐसा जाएगी, यहां से टकरा के वापस आ जाना है इसको। भैया ऐसा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे और टकरा के वापस आ जाएगा, तो ये दोनों रे से मेरा यहां पे कुछ इमेज बन जाएगा। बन सकता है क्या यहां पे इमेज? बिल्कुल क्लियर चीज है यहां पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस एंगल को अल्फा ले लेते हैं, इस एंगल को बीटा ले लेते हैं, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बन रहा है इसका नाम गामा ले लेते हैं। देखिए ये अप्रोच अब अभी से याद कर लेंगे ना, तो लेंस वगैरह में बहुत जगह ये काम आने वाला है, अपने पास बहुत जगह काम आएगा मैग्निफिकेशन वगैरह में, अल्फा बीटा गामा करके। तो ऑब्जेक्ट ने जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट वाला इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा ले रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे जो बना रहा है उसको हमने बीटा ले लिया, और नॉर्मल जो है वो जो बना रहा है उसको हमने गामा ले लिया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिए, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही होगा, ये तो हम जानते हैं बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है नॉर्मल का, अगर इंसिडेंस एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा ही होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इसका नेमिंग हमारे पास हो चुका है सबका। चलिए मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की? ये ओ, एम और सी ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल ध्यान से समझते जाइएगा इस चीज को। चलिए इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं अभी यहां पे? इन ट्रायंगल, ध्यान से, ओ एम और सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी। देखिए तो ट्रायंगल कैसा है, कुछ इस तरीके से अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा है, यहां से ये ऐसा है और ये ऐसा है, जिसमें ये एंगल मेरे पास अल्फा, दिस इज थीटा, और ये एंगल, ध्यान से, ये एंगल हमारे पास गामा है कि नहीं? ये देखिए तो जरा ध्यान से, यही चीज है कि ये अल्फा, ये थीटा और ये गामा है ना। तो यहां पे गामा एक्सटीरियर एंगल होता है, तो क्या गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा लिखा जा सकता है? क्या गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा हम लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? सो इन ट्रायंगल ओएमसी बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा मेरे पास? गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। गामा एक्सटीरियर एंगल है ना, अल्फा प्लस थीटा, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास कि भाई एक्सटीरियर एंगल का जो होता है वो अपोजिट एंगल्स का सम होता है कि नहीं? तो सम हमारा अल्फा प्लस थीटा, अपोजिट एंगल्स का सम, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू गामा होगा। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, कौन सा? ये तो पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरे ट्रायंगल में आते हैं, कौन सा वाला? देखिए सी एम आई, ट्रायंगल सी एम आई। क्या ये ट्रायंगल भी कुछ ऐसा है? देखिए तो ये ऐसा, ये यहां से यहां, जिसमें ये एंगल हमारे पास गामा है, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल बीटा है। बोलिए है कि नहीं? तो यहां से गामा प्लस थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं इसमें? फ्रॉम इन ट्रायंगल, कौन सा? सी एम आई, इन ट्रायंगल सी एम आई, एक्सटीरियर एंगल बीटा, एक्सटीरियर एंगल बीटा, तो गामा प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। ये हमारा सेकेंड ट्रायंगल में हो गया। किससे? फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फिर से इसमें भी कहां से हुआ? ये मेरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ही ये काम हमने किया है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है ये चीज। चलिए अच्छा, अब क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 माइनस 2 करने से क्या मिलेगा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि मैं यहां से थीटा एलिमिनेट कर सकूं। 1 माइनस 2 क्यों कर रहे हैं? थीटा को एलिमिनेट करना है। तो 1 माइनस 2 करने से क्या हो जाएगा? देखिए गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और यहां से मेरे पास क्या है? बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस थीटा। अगर मैं माइनस करूंगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा? गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, यहां पे क्या है? अल्फा माइनस गामा, यही बचेगा हमारे पास। इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूं तो क्या बन जाएगा? गामा, देखिए गामा को इधर कर लेते हैं या इसको इधर कर लीजिए, तो प्लस और अल्फा प्लस बीटा, तो 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहां तक एक काम करके रख लेते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है।
नाउ अब अगली चर्चा करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि ये जो मिरर है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यहां से क्या करते हैं अपन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पे, और इस पॉइंट का नाम P डैश रख लेते हैं। पॉइंट का नाम कैसा रख लिया, P डैश। और पिछले 2 लेक्चर से हम आपको बता रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि हमारा मिरर तो एक स्मॉल अपर्चर का होना चाहिए, और उसके बाद रेज कैसी होती है, पैरा एक्सियल रेज होती है। तो अगर ये मिरर बहुत स्मॉल अपर्चर का है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, तो क्या P एंड P डैश विल ओवरलैप, P एंड P डैश विल ओवरलैप। तो नाउ एज मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, so P and P dash will are almost same point, भाई दोनों सेम पॉइंट माना जाएगा क्योंकि बहुत स्मॉल अपर्चर का है, बहुत ही छोटा मिरर होगा। तो देखिए ये P यहां से परपेंडिकुलर, बहुत छोटा सा डिस्टेंस, तो स्मॉल अपर्चर के मिरर को अपन क्या करते हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट माना जाएगा। कोई कंफ्यूजन इस बात में? चलिए बहुत अच्छी बात है। कुछ एजम्पशंस है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि रेज पैरा एक्सियल होंगे और मिरर का अपर्चर बहुत छोटा होगा। वो तो अपन डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बट मिरर होता बहुत छोटा, बहुत स्मॉल अपर्चर के मिरर की अपन लोग डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल पॉइंट। सो चलिए अब क्या करना है अपने को, ध्यान दीजिए। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला देखिए, यहां से tan अल्फा निकालना है, tan अल्फा निकालना है, और tan बीटा निकालना है, और tan गामा निकालना है। मेरे पास 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, मैं यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल M P डैश O, ट्रायंगल M P डैश O है ना। तो इन ट्रायंगल M P डैश O tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा यहां पे अल्फा है, तो अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए P, अगर मैं P डैश की बात करें, चलिए लिख लेते हैं अभी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, MP डैश अपॉन P डैश और क्या O, P डैश O, यही होगा। चलिए क्या P डैश O, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब P डैश O को चूंकि P डैश और P एक ही पॉइंट है, तो क्या इसके बदले में P लिख सकता हूं, PO, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, इसी को मैं लिख सकता हूं MP डैश डिवाइड बाई PO, कोई कंफ्यूजन की बात। चलिए वैल्यूज बाद में रख लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल, अब tan बीटा निकालते हैं कि कौन से ट्रायंगल में बीटा है मेरे पास, जरा ध्यान दीजिए, कौन से ट्रायंगल में बीटा है मेरे पास, MP डैश I, ट्रायंगल MP डैश I है ना। तो इन ट्रायंगल MP डैश I tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए MP डैश अपॉन P डैश I, क्या बन जाएगा ये MP डैश अपॉन P डैश I। क्या मैं इसी को लिख सकता हूं MP डैश अपॉन P डैश I के बदले PI लिख सकते हैं, P डैश I के बदले PI लिख सकते हैं। चलिए नाउ फिर से ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बताइए, ट्रायंगल कौन सा लेंगे गामा के लिए, MP डैश C, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, MP डैश C, tan गामा इज इक्वल टू ऑब्वियसली MP डैश अपॉन P डैश C होगा। देख लीजिए MP डैश अपॉन P डैश C है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर से MP डैश अपॉन, चलिए PC लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एज रेज कैसी है, रेज पैराएक्सियल है तो एंगल बहुत छोटा होगा, एज रेज आर पैराएक्सियल, एज रेज आर पैराएक्सियल, सो थीटा इज वेरी स्मॉल, इसीलिए therefore what we can say, so tan theta is nearly equal to sin theta। ये तो अपने को हमेशा ही जानते हैं इस बात को कि जब थीटा स्मॉल होगा तो tan थीटा नियरली इक्वल टू sin थीटा होता है और नियरली इक्वल टू थीटा होता है, ये बात तो हम जानते हैं। तो क्या इस सब को tan अल्फा के बदले क्या मैं लिख सकता हूं यहां से, भाई अल्फा, tan अल्फा के बदले अल्फा है ना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, MP डैश अपॉन PO। चलिए tan बीटा के बदले बीटा, tan बीटा के बदले क्या लिखेंगे, बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, बोलिए MP डैश, बीटा इज इक्वल टू MP डैश अपॉन PI, और गामा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, tan गामा के बदले गामा, तो MP डैश अपॉन PC, MP डैश अपॉन PC लिख सकते हैं इस चीज को।
अब इस तीनों वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। भाई तीनों वैल्यू को वहां पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन का नाम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 3, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो क्या बनेगा मेरे पास, जरा देखिए तो इक्वेशन 3 में पुट करने पे क्या था मेरे पास? 2 गामा। तो 2 इंटू गामा का वैल्यू बोलिए क्या है? एमपी डैश अपॉन पीसी इज इक्वल टू 2 गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? एमपी डैश अपॉन पीओ प्लस एमपी डैश अपॉन पीआई, बीटा का वैल्यू यही है हमारे पास। अगर मैं यहां से आगे चर्चा करूं, अब आपको दिख ही गया होगा कि आंसर आने वाला है कि ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, भाई कॉमन आके कैंसल। चलिए अब क्या बनेगा यहां से? 2 बाई पीसी का वैल्यू देखिए क्या है? पीसी, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है? क्या पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है? और अपन क्या इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ये तो क्या माइनस आर है मेरा, ये क्या ये माइनस आर है? तो बिल्कुल क्या है मेरा ये माइनस आर। तो यहां पे मैं माइनस आर लिख लेता हूं, कोई कंफ्यूजन इस बात में? माइनस साइन कन्वेंशन के साथ जब भी डेटा पुट करेंगे रे ऑप्टिक्स में, चाहे वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, व्हाट एवर वी आर डूइंग, ऑलवेज पुट द डेटा विद द साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन का डेटा पुट नहीं करना है, ऑलवेज पुट द डेटा विद द साइन कन्वेंशन। चलिए इज इक्वल टू, अब 1 बाई पीओ बोलिए क्या है, जरा देखिए तो। पीओ क्या ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है? और देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हमारा इंसिडेंट रे, पीओ हम इधर मेजर कर रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस यू। क्या होगा हमारा ये? माइनस यू। तो क्या माइनस यू हो जाएगा यहां पे? क्या ये माइनस यू हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या ये माइनस यू हो जाएगा? प्लस फिर से 1 बाई पी आई, देखिए इमेज डिस्टेंस है कि नहीं? पी आई इमेज डिस्टेंस, क्या ये भी माइनस हो जाएगा? माइनस में वी होगा। चलिए ये माइनस माइनस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या इसको मैं 1 बाई आर बाई 2 लिख सकता हूं? इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी, है कि नहीं है? और देखिए क्या आर बाई 2 को ही 1 बाई एफ बोलते हैं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यही तो फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। यही क्या है हमारा? मिरर फॉर्मूला है। समझ में आ गया? और हम जो पिछले भी आपको बताते थे कि इमेज कहां बनेगा, जब अपन साइन कन्वेंशन कर रहे थे, तो साइन कन्वेंशन के टाइम पे भी हमने कहा था कि इमेज कहां बनेगा ये तो डिपेंड करता है। इमेज कहां बनेगा ये डिपेंड करता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इसी फॉर्मूले पे डिपेंड करता है कि इमेज कहां बनेगा। यहां से अपन कभी भी इमेज का पोजीशन निकाल सकते हैं। यहां पे वैल्यू पुट करने के टाइम पे पुट वैल्यू ऑलवेज विद साइन कन्वेंशन, पुट वैल्यू ऑलवेज with sign convention while using data। जब भी यहां पे डेटा पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ ही पुट करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पुट कर देंगे, नहीं, साइन कन्वेंशन के साथ डेटा पुट करेंगे। यू का वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि भाई 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यू का वैल्यू 30 सेंटीमीटर रखने के टाइम पे साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। यहां पे समझ गए इस चीज को? समझ गए इस चीज को? चलिए एक बार इसको देख लीजिए, देख लीजिए एक बार इसको क्या होता है, फिर हम चलेंगे अभी अगले क्वेश्चन पे। एक बार देख लीजिए। चलिए बैक अगेन। यहां तक समझ में आ गया क्या चीज था हमारे पास?
तो चलिए अगले चलते हैं, अगली बातों पे चलते हैं। हमारे पास ये एक क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? अब देखिए यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे नहीं करवा रहा हूं कि भाई यहाँ पे ये मिरर है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूं आपसे। ये प्रैक्टिस आप खुद ही कर सकते हैं कि मैंने कह दिया भाई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, और इसका फोकल लेंथ हमने कह दिया मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर का है ना, तो बताइए v कहां पे होगा, u कहां पे होगा। अब ये आप खुद ही कर सकते हैं खुद ही इस चीज को। अब इसमें करने के लिए ये छोटे छोटे जो 10th क्लास के क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, है ना। हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेंथ के ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, एक्सटेंडेड लेंथ के ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, वहां से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने कहा था आपने सॉल्व किया होगा आई होप। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। अ थिन स्केल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज केप्ट हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी सच दैट इट्स वन एंड। देखिए अ थिन स्केल ऑफ लेंथ सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहला काम तो करते हैं कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, बहुत अच्छी बात है। एक्सिस भी बना दिया। अब क्या? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर बिटवीन के एंड सच दैट इट्स वन एंड टचिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर गिवन r इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? मान लीजिए यहाँ पे हमारा रेडियस मान लेते हैं, ये हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इस डेटा से हमको क्या पहले डेटा लिख ले, तो भाई r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर अगर हो गया तो f इज इक्वल टू ऑब्वियसली 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ये चीज। अच्छा, अब एक यहां पे थिन रॉड रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? बिटवीन c एंड इंफिनिटी, मतलब इधर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ है। इधर की तरफ नहीं है, इधर की तरफ है ना। तो बिटवीन c एंड इंफिनिटी, तो देखिए c पे तो, और सच दैट इट्स वन एंड इज टचिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से, मतलब ऐसा रखा हुआ, ये रखा हुआ है हमारा रॉड, दिख रहा है आपको ये ऐसा कि एक टिप जो है ना इसका वो इसको टच कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और थिन रॉड है ना, थिन रॉड है ये हमारा। ये कैसा है? बहुत ही थिन रॉड है, ये हमारा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। और क्या बोल रहा है ना कि अ थिन स्केल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, और इसका लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो L ले लेते हैं, यहां पे कितना है? 10 सेंटीमीटर। L कितना है हमारा यहाँ पे? 10 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज। तो इसका कुछ ना कुछ इमेज बनेगा, इसका कुछ ना कुछ इमेज बनेगा, तो उस इमेज का लेंथ कितना होगा ये मुझे बताना है आपको कि लेंथ कितना होगा। देखिए ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका अगर मैं इमेज बनाऊं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। भाई यहाँ पे C है, जो ऑब्जेक्ट C पे रखा होता है उसका इमेज भी C पे ही बनता है, जानते हैं इस बात को हम लोग। जो ऑब्जेक्ट C पे रखा होता है उसका इमेज भी C पे बनता है ना। याद है? देख लीजिए, इस चीज को एक बार याद कर लीजिए। ये एक चीज एक बार मैं इसको आपको रिकॉल करवा देता हूं, है ना, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद रख लीजिए। कॉनकेव मिरर की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे, इमेज एक स्टेप पीछे, उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आगे, एक स्टेप आगे तो इमेज एक स्टेप पीछे। तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया? बिटवीन C एंड इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया हमारा? बिटवीन F एंड C। एक स्टेप आ गया पीछे, इमेज भी कहां चला गया? C पे। एक बार और आ गया ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में, तो इमेज कहां चला गया? बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे F पे, इमेज कहां चला गया? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एक स्टेप आगे F और P के बीच में, इंफिनिटी पे पहुंच चुके हैं, तो अब वर्चुअलिटी की बात होगी, बिहाइंड द मिरर। ये पोजीशन ऑफ द इमेज होता है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये चीज समझ गए इस चीज को। और तब तक यहाँ पे 5 हर बाकी इधर की तरफ जब भी इमेज बनेगा वो रियल इमेज बन रहा है, जब भी इमेज ये बनेगा रियल इमेज बन रहा है, और जब इधर बनेगा बिहाइंड द मिरर वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगर कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है तो वो हमेशा ही क्या होगा? रियल होगा। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बने तो वो हमेशा ही रियल होगा, और अगर बिहाइंड द मिरर मेरा इमेज बन रहा है तो वो हमेशा ही वर्चुअल कहलाएगा। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे, जो मैं लाइन बता रहा हूं इसको याद रखेंगे कि इमेज कहां बनेगा, है ना, इमेज कैसा बनेगा, किस तरीके से बनेगा, एक बार फिर से बता देता हूं, है ना। ये आपको मैं, ये बचपन से पढ़ते आते हैं अपन लोग। ये पोल हो गया, ये फोकस मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज बनेगा फोकस पे पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का। ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया तो इमेज उल्टे डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। ऑब्जेक्ट देखिए पॉइंट का था तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? बिटवीन C एंड इंफिनिटी।
इमेज कहां पहुंचा, बिटवीन एफ एंड सी। साइज कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत पॉइंट साइज था ना, तो धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना। तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट से तो छोटा होगा, उल्टा होगा, रियल होगा, है कि नहीं है, रियल, डिमिनिश्ड, है ना, इन्वर्टेड, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाया, पहुंच गए सी पे। तो अब यहां से इमेज भी एक स्टेप आगे बढ़ा, पहुंच गया सी पे। दोनों एक ही पॉइंट पे है, इन्वर्टेड तो अभी भी होगा, रियल अभी भी होगा, और ऑन द सी ही होगा। चूंकि दोनों एक ही पॉइंट पे है तो साइज अब सेम हो जाएगा, दोनों का साइज कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक बार और ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया, पहुंच गए बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज एक स्टेप पीछे जाएगा, कहां पहुंचेगा, बियॉन्ड सी। कहां पहुंचेगा, बियॉन्ड सी। तो अब कैसा बनेगा, दोनों इक्वल हो चुका है और इमेज धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, तो अब कैसा हो जाएगा, ग्रेटर, एनलार्ज्ड। अब कैसा हो जाएगा, एनलार्ज्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, है ना। बियॉन्ड सी बनेगा, इन्वर्टेड अभी भी, चूंकि रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा, तो इन्वर्टेड अभी भी है, और कहां बन रहा है मेरा, बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा नेचर हमारा, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, बियॉन्ड सी, और ऑब्वियसली रियल, ठीक है। एक स्टेप हो गया, बढ़ाए, पहुंच गए एफ पे। तो यहां से एक स्टेप पहुंच के कहां पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी पे। फिर से इन्फिनिटी पे वेरी वेरी एनलार्ज्ड। इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा, वेरी वेरी एनलार्ज्ड। इमेज कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे। इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पे। रियल या वर्चुअल, रियल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो बन रहा है, रियल भाई, इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही तो बन रहा है, और इन्वर्टेड बन रहा है तो हमेशा रियल बनेगा, है ना। रियल बनेगा, वेरी वेरी एनलार्ज्ड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। एक स्टेप ऑब्जेक्ट को और बढ़ा दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए अब ये इन्फिनिटी पे तो खत्म, इन्फिनिटी से पीछे कहां जाएगा, तो अब ये मिरर के पीछे जाएगा वर्चुअल। इन्फिनिटी के बाद कौन सी दुनिया, वर्चुअलिटी की दुनिया। तो अब ये पहुंच जाएगा वर्चुअलिटी में, और जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा, वो हमेशा क्या होगा, इरेक्टेड होगा। जब भी इमेज वर्चुअल बनेगा वो हमेशा इरेक्टेड होगा। मैग्निफिकेशन में भी इसकी चर्चा करेंगे, और वो बिहाइंड द मिरर होगा। और इस केस में कैसा होगा, एनलार्ज्ड इमेज होगा। कैसा होगा हमारा, ये एनलार्ज्ड इमेज होगा। कॉनकेव मिरर हमेशा एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और डिमिनिश्ड बनाता है। वर्चुअल बनाता है बट डिमिनिश्ड बनाता है, ठीक है ये चीज। तो इस लाइन को याद रखेंगे, सिंपल सी बात है ये चीज। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। क्या अप्रोच लेना है क्वेश्चन में, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, छोड़ना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। तो इसका जो इमेज बनाएंगे, अगर अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो एक पॉइंट, तो इस रॉड का जो एक पॉइंट है, इस रॉड का जो एक पॉइंट होगा वो तो यही होगा, एक पॉइंट तो रॉड का यही होगा। और दूसरा देखिए, अब ये वाला, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। तो यहीं पे ए डैश हमारा कुछ यहीं पे बनेगा, ए डैश तो हमारा यही बन जाएगा भाई, ए डैश तो यही बन जाएगा, क्योंकि सी का इमेज सी पे ही बनता है, ठीक है। अब बात करनी है इस बी की, बी का इमेज कहीं यहां बन जाएगा भाई, क्यों, बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहां बनता है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड सी। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट है तो ये बी पॉइंट कहां पे है भाई, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगा, एफ एंड सी के बीच में। तो इसका इमेज कहीं यहां बन जाएगा, और हमारा फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा इमेज बन के आएगा, है कि नहीं है, ये हमारा इमेज बन के आएगा। अब बात करना है कैसा, देखिए ये थिन रॉड है, अभी यहां पे मैंने इसको एक्सटेंडेड, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लिया है, ये थिन रॉड लिया है। अगर एक्सटेंडर लेता तो साइज बदल जाता, अगर एक्सटेंडर लेता तो कुछ इस तरीके से साइज बन जाता हमारा। अभी बताऊंगा इस चीज को भी मैं मैग्निफिकेशन के साथ, है ना। तो हमने थिन रॉड लिया है, ये समझाने के लिए थोड़ा डार्क कर दिया है मैंने आपको, बट रॉड कैसा है, थिन रॉड है। तो अब अगर मैं मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो बस अब क्या करना है कि इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, मिरर फॉर्मूला लगा देना है और मेरा इमेज बन जाएगा। तो इस पॉइंट के लिए मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1/f = 1/v + 1/u, है ना। तो यहां से देखिए 1/v, यहां से मुझे क्या निकालना है, 1/v = क्या हो जाएगा, 1/f - f 1/u। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला बना लीजिए, यहां से एलसीएम क्या बनेगा, uf एलसीएम बनेगा, u - f यही बनेगा क्या, और यहां से v = क्या बनेगा, uf/u - f। अब डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। तो यहां पे मेरा, चलिए v निकालते हैं इस केस में, तो v क्या हो जाएगा, vb की बात कर रहे हैं, va तो मेरा a पे ही बन गया, vb की बात कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, uf। तो u कितना, यहां से यहां 50 और ये 60, तो 60 इंटू f कितना मेरे पास 25, तो ये 25 डिवाइड बाय, अच्छा फिर से एक बात देखिए, गलती अच्छा भी बताते हैं क्या गलती कर रहे हैं। फिर u की बात, तो u 60 पे माइनस f कितना 25, तो -25। अब ये हो गया क्या हमारा, नहीं ये गलत हो गया। हमने कहा डेटा रखने के टाइम पे साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है, और यहां पे साइन कन्वेंशन हमने नहीं लिया। साइन कन्वेंशन डालिए तो यहां पे माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, और फिर यहां भी माइनस।
साइन कन्वेंशन लेंगे ना इसमें, देखिए तो u कैसा ऑब्जेक्ट, भाई इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा, ये इंसिडेंट रे, तो इमेज ऐसा क्या बनेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। आगे चले f देखिए इधर की तरफ ही मेजर कर रहे हैं नेगेटिव, तो अब यहां से मेरे पास vb क्या बन जाएगा, vb इक्वल टू ये तो 60 इंटू क्या हो जाएगा -60 माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो 60 इंटू 25, ये -60 और ये +25। अब इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए, वो हमारा इस पॉइंट का इमेज होगा। और ध्यान से देखिए अब मेरा साइज ऑफ भाई जो अपन क्या पूछ रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए तो भाई यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस यहां से यहां का डिस्टेंस, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज, मतलब A पॉइंट का कहां इमेज बना माइनस B पॉइंट का कहां इमेज बना, यही तो हमारा लेंथ ऑफ इमेज कहलाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा ये थिन रॉड है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं दूसरा तो शेप बदल जाएगा इसका, उसके हम मैग्निफिकेशन में चर्चा करेंगे उसके साथ हम, ठीक है ये चीज ना। चलिए ये समझ में आ गया कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्लियर यहां तक ये चीज। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर ये बात समझ में आ गया तो हम आते हैं मैग्निफिकेशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल पॉइंट्स भी समझाएंगे आपको, हम प्रॉब्लम भी कर लेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, ये सब काम किया जाएगा, है ना, सारा काम करवाएगा तेरा मास्टर। चलिए काम पे आते हैं, क्या है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू, फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन है, क्या है मेरा ये डेफिनेशन है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स छोटा है या बड़ा है। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स छोटा है या बड़ा है, मैग्निफिकेशन उसी की बात करते हैं, है कि नहीं है। तो ये मैग्निफिकेशन की बात हो गई, है ना। ये हमारा h टाइम्स ऑफ क्या हो गया, HI/HO हो गया। अच्छा इस चीज को हम क्या करते हैं कि H'/HO इज इक्वल टू -V/U भी करते हैं, ये भी फॉर्मूला है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -V/U फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। अब इसको भी डिराइव कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, अननेसेसरी थिंग है वो। आप बना लीजिए कोई सा भी ऐसा मिरर बना लीजिए, है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये C ले लिया, F ले लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से गया F से गया C से गया, ये बन गया। अब इस ट्रायंगल को सिमिलरिटी लगा दीजिए, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम में अपन काम में अभी वेस्ट, क्योंकि ये बिल्कुल ही यूजलेस चीज है ना। मिरर ये तो मतलब मिरर फॉर्मूला वगैरह F = R/2 वगैरह प्रूफ करने के लिए तो फिर भी कहीं पूछा जा सकता है, चाहे बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो, लेकिन ये तो खैर। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये डेफिनेशन है, ठीक है। हम जहां भी यूज करेंगे इसको यूज करेंगे, और यूज करने के टाइम पे याद रखेंगे विद साइन कन्वेंशन, विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को कभी नहीं छोड़ना है, अभी से लेकर के जब तक कि ऑप्टिक्स खत्म नहीं हो जाता है, रे ऑप्टिक्स, तब तक साइन कन्वेंशन को तो छोड़ना नहीं है। पकड़ के रख लीजिए, साइन कन्वेंशन को पकड़ के रख लेना है, उसको छोड़ना नहीं है ना। तो H'/HO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V/U, ये हमारा रिलेशन होगा, ये हमारा रिलेशन होगा जिसको आपको याद रखना है। मैग्निफिकेशन इक्वल टू -V/U, और इस मैग्निफिकेशन को लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोल दे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां से हमने कुछ कंसेप्ट्स निकाले, ये हमने जब फॉर्मूला देखा तो यहां से हमने कुछ कंसेप्ट्स निकाले। क्या कंसेप्ट निकाले, तो जरा सा देखिए कंसेप्चुअल पॉइंट क्या क्या है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज विल ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड। मैग्निफिकेशन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और हमको साइन कन्वेंशन के साथ काम करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर ऑब्जेक्ट मेरा इस तरीके से है तो क्या इमेज भी ऐसा ही बन रहा होगा, दोनों का साइड से एक तरफ ही होगा ना, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तभी तो साइन कन्वेंशन सेम टू सेम आएगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर रहे और इमेज इधर रहे, साइन से ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं है।
तो क्या बोल रहे हैं हमसे ये कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का केस कैसा होगा, जब इस तरीके से बने, यही तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे सकता है हमको, यही तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दे सकता है ना, कि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही इमेज भी बने, तो उसको अब इरेक्टेड इमेज ही बोलेंगे ना। जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज बने तो कैसा बनेगा, इरेक्टेड इमेज बनेगा, तो ये इरेक्टेड इमेज बन गया। तो मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा इसी केस में बनेगा, और इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। अभी भी बोला था मैंने इस चीज को, और यहां से फिर बोल रहा हूं कि अगर इमेज इरेक्टेड है तो वो वर्चुअल ही होगा, ठीक है। तो अगर मुझे मैग्निफिकेशन का साइन पता है, अगर मैंने कह दिया मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर मैंने कह दिया मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि ये कौन से कैसे इमेज की बात की जा रही है, ये वर्चुअल इमेज की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम लोग, वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। समझ गए इस बात को। चलिए अब दूसरी बात क्या कहता है कि इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, चलिए मैग्निफिकेशन को नेगेटिव करते हैं। तो नेगेटिव करने के लिए अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज को ऐसा होना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस और ये माइनस, हम h डैश बाय h लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस h डैश डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तभी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। और इस केस में मैग्निफिकेशन, ये केस कब होता है, इन्वर्टेड इमेज कब बनता है, इन्वर्टेड इमेज हमारा तब बनता है जब ऑब्जेक्ट का इमेज रियल बन रहा हो। इन्वर्टेड इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट का इमेज रियल बन रहा हो। तो इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव देन इमेज इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर हमने कह दिया कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो आप समझ जाएंगे कि हम रियल इमेज की बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मिरर के बारे में चर्चा करें तो अगर मैंने कहा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो यह चीज तो डेफिनेट हो गया कि ये कॉनकेव मिरर की चर्चा हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो रियल इमेज बनाता ही नहीं है, वो तो हमेशा वर्चुअल ही बनाता है। समझ गए इस बात को। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब कैसा हो गया हमारा ये कि ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड होगा। चलिए अब इफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है, देन इमेज इज मैग्निफाइड। कैसे मतलब हुआ देखिए, समझिए इस चीज को। h डैश बाय ho तो मैं 1 से बड़ा 2 मान लेता हूं, तो यहां पे h डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ho हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ, क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हुआ, तो वही तो कह रहा है कि इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड है कि नहीं है। ऐसा अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज इज डिमिनिश्ड, अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज इज डिमिनिश्ड, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफाइड। इन चारों चीजों से हमको क्या समझ में आया, हमको यह समझ में आया कि अगर मैग्निफिकेशन मेरे पास गिवन है विद साइन, तो उस साइन से मैं 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं कि रियल है या वर्चुअल है, और इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है ना, और साथ के साथ वो एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है, एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो इन चारों चीजों से हमको ये कंसेप्चुअल पॉइंट पता चल गया। पता नहीं बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज रहते हैं, याद रखना है, फिर से याद एकदम बिल्कुल दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, अच्छा वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव, अच्छा रियल इमेज की बात हो रही है। वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्टेड ही होगा, रियल इमेज मतलब इन्वर्टेड ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है मतलब एनलार्ज्ड इमेज बन रहा होगा। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है मतलब डिमिनिश्ड बन रहा होगा। ग्रेटर देन 1 है, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, है ना, डिमिनिश्ड इनलार्ज्ड बन रहा होगा, है कि नहीं है। तो ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फिर हम इसके कंसेप्ट्स के काम बहुत इस्तेमाल करेंगे, बहुत यूज करेंगे। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है मैग्निफिकेशन में, अभी तो अपन एक्सटेंडेड लेंथ के लिए पढ़ेंगे, पॉइंट मतलब स्मॉल साइज के लेंथ के लिए पढ़ेंगे, है ना, अभी तो बहुत सारी चीजें करनी है, फिर ऐसा एक्सटेंडेड मतलब वर्टिकल के लिए बात कर लेंगे। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कहता है देख लीजिए कि अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, तो मेरे पास f कितना है 12 सेंटीमीटर, प्रोड्यूस्ड अ वर्चुअल इमेज, ये कह रहा है कि वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन वर्चुअल 3 टाइम्स, तो मतलब मैग्निफिकेशन कितना कह रहा है +3। जैसे ही वर्चुअल बोला, जैसे ही वर्चुअल बोला वैसे ही हम समझ गए कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और कितना टाइम्स बोल रहा है 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन इक्वल टू +3 है। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू व्हाट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए एक सेकेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करें इसको एक बार।
चलिए हम करते हैं, क्या है यहाँ पे मैं ही सॉल्व कर देता हूं, क्या है, चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे f है मेरे पास, तो मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन क्या होता है, h मतलब एच डैश को अपन एच आई लिख ले रहे हैं ना। चलिए तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस बी बाई यू इक्वल टू 3 की बात कर दिया, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं बात करूं, मुझे क्या निकालना था, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u निकालना है, तो यहां से माइनस v इज इक्वल टू 3u हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास एक हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है ये चीज। अच्छा अब यहां से आगे काम करते हैं, फोकल लेंथ मेरे पास है तो क्या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v की बात कर लेते हैं, क्या करना, अच्छा मिरर ऑफ फोकल लेंथ पे प्रोड्यूस द वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ये चीज। तो 1/v, तो 1/v, v के बदले मेरे पास यहाँ पे क्या है -3u, तो -3u, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूं ना v इक्वल टू -3u, है ना, तो v के बदले क्या -3u प्लस 1/u, मुझे नहीं पता किधर ऑब्जेक्ट है, मैं अभी साइन नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू कितना है मेरे पास, जल्दी बोल दीजिए, f का वैल्यू कितना है मेरे पास, f का वैल्यू डाल देते हैं ना यहां से, तो 1/f, f कितना है मेरे पास, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर ये होता है, फोकल लेंथ यहां होगा, इंसिडेंट रे इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहीं इधर ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट तो कहीं इधर ही रखेंगे, तो भाई फोकल इंसिडेंट रे इधर होगा, तो हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, तो -12। कोई कंफ्यूजन इस बात में? सॉल्व कर दीजिए इसको, क्या बनेगा, एलसीएम ले लीजिए, यहां पे क्या बन जाएगा -3u, तो सॉल्व कर दीजिए, यहां से क्या हो जाएगा -3u, या इसको 1/u, चलिए -3u हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 गया, u गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, u प्लस 3, सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/u माइनस 1/3u इज इक्वल टू -1/12, यही होगा हमारे पास। चलिए बहुत अच्छी बात है, सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम हो गया 3u, u से u गया 3, प्लस यहां से 3u 1, तो 1 है ना, इज इक्वल टू -1/12। आगे सॉल्व कर दीजिए, 4/3, ये u है, 34 नहीं है ना, ये 34 नहीं है, ये 3u है, 3u है ना। चलिए क्या हो जाएगा, यहां से 3 + 1 4 होगा ना, 3 + 1 4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, साइन गलत नहीं करना है, माइनस है तो साइन का याद रखना है। क्या होगा यहां से, भाई u से u गया तो 3 माइनस 1 होगा, तो 1 करते हैं ना, माइनस करते हैं, माइनस, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2/3u इक्वल टू 1/12, साइन माइनस, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू -8, u इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, यहां से 4 × 2 = -8। माइनस साइन आने का क्या मतलब हुआ, आना चाहिए माइनस, की ऑब्जेक्ट समवेयर यहां रखा हुआ है, माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ, कि ऑब्जेक्ट समवेयर यहां रखा हुआ है। समझ में आया ये चीज क्या है, समझ में आया ये चीज क्या है, कैसे करेंगे इस चीज को, और इसको बहुत सिंपल ही मत मानिए, अच्छा क्वेश्चन में भी आ सकता है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो कंसेप्ट मैग्निफिकेशन का क्लियर करने के लिए है, ठीक है। ये चीज समझ गए, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं इस चीज में। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अच्छा चलिए, अच्छा इसके साथ अगर मैं ऐसा कह दूं, एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं यहां पे, छोटा सा कंसेप्ट, यहां पे छोटा सा कंसेप्ट, कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन कैसा है, पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है ना, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन इज +3, मैग्निफिकेशन इज +3, इसका मतलब कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज बना सकता है। एनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज सिर्फ कॉनकेव बनाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स जो वर्चुअल बनाता है वो एनलार्ज नहीं डिमिनिश्ड होता है। अगर मैं मैग्निफिकेशन सिर्फ पॉजिटिव कहूं तो ये भाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, साथ में कॉनकेव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव कह दिया, मैंने कह दिया कि मैग्निफिकेशन एनलार्ज्ड पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी है, +1 +2 +3 +4 ऐसा है,
तो ऐसे केस में क्या होता है, एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज सिर्फ और सिर्फ कौन बनाता है? मैं लिख दूं कहीं पे इस बात को कि एनलार्ज्ड, यहीं लिख देता हूं मैग्निफिकेशन में, पॉइंट याद रखेंगे कि एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज मीन्स कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कभी भी कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स जो होता है, कॉन्वेक्स हमेशा, कॉन्वेक्स ऑलवेज मेक्स वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड बनाता है, वो हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा, वो हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो वर्चुअल हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है और कॉनकेव हमेशा वर्चुअल एनलार्ज्ड बनाता है ना। तो ये बात भी याद रखेंगे, ये भी 2 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ, कहीं अगर जरूरत पड़ जाए तो। चलिए ये बात समझ में आ गया, ये भी समझ गए आप, क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। क्या हुआ लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, -v/u। अब लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब यह हुआ कि ध्यान दीजिए, अब समझने की बात यहां पे क्या है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, एक कंसेप्चुअल कंटेंट से समझाता हूं। देखिए क्या चीज है, मान लीजिए मेरे पास ये एक मिरर है, ये हमने एक्सिस ले लिया, बहुत अच्छी बात है, हमने एक्सिस ले लिया, ठीक। ये फोकल लेंथ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पे मैंने कोई बड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब मुझे इसका इमेज कैसा बनेगा ये बताइए, मुझे इसका इमेज कैसा बनेगा ये बताइए। चलिए एक आसान कर देते हैं जरा सा इस बात को, पहले आसान कैसे कर देते हैं वो देखिए। हमने क्या किया, इसके साथ यहीं से एक पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख लेते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है। ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका इमेज कैसा बनेगा, जो यहां पे उसका तो उसी साइज का इमेज बनेगा, जो यहां पे है उसका उसी साइज का इमेज बनेगा। यहां जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसी साइज का इमेज बनाता है। तो इस पॉइंट का इमेज तो इतना सा बनेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जैसे जैसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाते हैं वैसे वैसे ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है तो इमेज इधर शिफ्ट होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, छोटा भी होता जाएगा, डिमिनिश्ड भी होता जाएगा। देखिए ऐसे इन्फिनिटी पे पहुंच गए, पॉइंट साइज का इमेज बन गया। अभी अभी बताया था, इन्फिनिटी पे पहुंच गए, फोकस पे क्या बनेगा, पॉइंट साइज बन जाएगा। तो यहां जो इसका, अगर मैं इसका नाम ए बी ले लूं, ये ए बी और ये सी डी, तो ए बी तो यही बन गया मेरा, ए बी तो यही बन गया। लेकिन सी डी की अगर हम बात करें तो ये छोटा हो जाएगा कुछ, ये इतना सा ही बनेगा, ये कुछ हमारा बन जाएगा। अब जो इमेज जो बनेगा कुछ ऐसा इमेज बनेगा हमारे पास, देखिए तो ये हमारा सी डी हो जाएगा, ये सी उल्टा हो गया सी और ये डी, हमारा कुछ ऐसा इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में ये चीज, हमारा इमेज कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? यही चीज कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में मैं कह दूं आपका भाई इसका एरिया निकाल के बताओ, है ना, कि इमेज का एरिया निकाल के बताओ, क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? भाई ये मैग्निफिकेशन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मुझे ये 2 पता है तो ये भी 2 होगा, अगर ये मैग्निफिकेशन 3 पता है तो क्या मैं u और v, इसका यहां से ध्यान से समझिए, यहां से यहां का u लेंगे, यहां से यहां का v लेंगे, तो क्या इसका इस साइज का भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा? क्या इसका भी मैग्निफिकेशन आ जाएगा? बस 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर निकाल दीजिए आप इसका ट्रेपेजियम की तरह, है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमारा ये आसानी से हम एरिया भी निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अरे एरिया कैसे निकालेंगे, ये कंसेप्ट याद रखना है। समझ में आ गया ये चीज? और ऐसा अगर इन दोनों पॉइंट का इमेज बन गया तो रेस्पेक्टिव पॉइंट्स का इनके बीच में ही कहीं ना कहीं बनेगा ना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है ये चीज। अब हमारे के पास क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो, है ना, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में हमारे पास एक डिराइव्ड कंडीशनल फॉर्मूला है पहले से ही मैग्निफिकेशन निकालने का, हम वो भी डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला हमारे पास है, कैसे है वो भी डिराइव करके आपको हम बताएंगे भी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया?
ये कंसेप्ट समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है यहां से, फाइंड एरिया ऑफ इमेज। एरिया ऑफ इमेज निकालने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, कंडीशन डेटा गिवन होने के बाद एक टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है बिल्कुल, है ना। चलिए, इसमें लिमिटेड क्वेश्चन से बनेंगे, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट को यहां रख देगा तो बताएगा, तो कंफ्यूज प्रॉब्लम हो सकता है वहां से, लेकिन निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। अच्छा, अब क्या इन केस ऑफ स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दीजिए ये वाला, ये एक कंडीशनल फॉर्मूला है। कंडीशनल फॉर्मूला क्या है कि जब हमारा क्या हो, जब हमारा कैसा हो, यहां पे ऑब्जेक्ट जो हो, ऑब्जेक्ट छोटा हो, स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट हो, ये है। अब मान लीजिए मैंने रेडियस इज इक्वल टू दे दिया यहां पे 50 सेंटीमीटर, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने दे दिया 2 सेंटीमीटर का, ये मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये चलिए 150 सेंटीमीटर बोल दिया, ये 150 सेंटीमीटर बोल दिया, ये 2 सेंटीमीटर का बोल दिया। तो अब ये 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर बहुत छोटा है कंपैरेटिवली 150 सेंटीमीटर के, तो इसके लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इसको स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं? क्या मैं इसको स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो उस केस में ये फॉर्मूला हमारे पास होता है कि माइनस dv बाई डी क्या है हमारे पास, माइनस dv बाई डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एंड दैट गोज फॉर एम स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। कहां से आया ये चीज? हाउ, मालूम नहीं कहां से आया। चलिए मालूम करते हैं कहां से आया, कहां से आया मालूम करते हैं। चलिए मैं इसको पहले रब करता हूं, पहले डिराइव कर देता हूं कहां से आया। और मैं जो डिराइव कर रहा हूं अभी यहां पे, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि वेलोसिटी जब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ इमेजेस निकालेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो सेम अप्रोच हमारा वहां भी होगा, सेम अप्रोच वहां भी होगा। देखिए क्या है मेरे पास फॉर्मूला, क्या है मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या मैं इसको v टू द पावर -1 प्लस u टू द पावर -1 इक्वल टू f टू द पावर -1 कर सकता हूं? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस v की पावर -2 dv बाई dt भाई होगा। भाई डिफरेंशिएट टाइम रेस्पेक्ट में तो डेरिवेटिव लगा दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव लगा दीजिए, प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर की पावर -2 है ना, du बाई dt होगा कि नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो? क्योंकि भाई गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है ना, गिवन मिरर के लिए फोकल लेंथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। कोई कंफ्यूजन इस बात में, कोई कंफ्यूजन इस बात में। चलिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं माइनस वी स्क्वायर, ध्यान से v की पावर -2 dv बाई dt इज इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो u की पावर -2 du बाई dt होगा कि नहीं होगा। चलिए यहां से बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए तो इस u स्क्वायर को यहां ले जाते हैं, बाकी इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा, dv बाई du करना है अपने को, dv बाई du करना है, तो ठीक है। चलिए तो इसको इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या बनेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू u की पावर -2 बाई, अभी इसको माइनस में रख लेते हैं, ये माइनस है ना यहाँ पे, बाई v की पावर -2 du बाई dt। कोई कंफ्यूजन इस बात में? अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा यहां से, भाई ये तो है ही, ये क्या बन जाएगा, v बाई u का होल स्क्वायर, भाई उल्टा कर देते हैं ना, du बाई dt इज इक्वल टू माइनस dv बाई dt। देख लीजिए वही फॉर्मूला है कि नहीं, चेक कर लीजिए। अब साइड से dt हटा दीजिए, dv बाई du कर लीजिए, वही फॉर्मूला है कि नहीं। और v बाई u होता क्या था, अगर साइन को मैं माइनस को यहां ले लूं तो माइनस v बाई u क्या होता था, मैग्निफिकेशन, इसलिए m स्क्वायर। समझ में आइए कैसे निकाला हमने। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का हो। कौन सा केस, ऐसा केस, तो मैं मैग्निफिकेशन डायरेक्ट ही यहां से कर सकता हूं। समझ में आ गया ये चीज कैसे करेंगे। यही अप्रोच हम फिर से करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेजेस के लिए, फिर से सेम अप्रोच अप्लाई करेंगे। क्लियर ये चीज ना, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक की बातों में, है ना। तो चलिए यहां से आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, है ना। यहां तक कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैग्निफिकेशन के केस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है।
अब इस पे और भी चर्चा करना है अपने को। मैग्निफिकेशन को तो इतने अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए कि, और मैंने बताया है इसमें कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला भी बता दिया कैसे करेंगे, और इस पे तो अभी और भी अप्रोचेस लेने हैं। यहां से एक और स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के आएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज के लिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बढ़िया काम करते रहिए, और अगले क्लासेस से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे पास आने वाले हैं अब, क्योंकि अब कंसेप्ट अच्छा आने लग गया है हमारे पास, है ना। तो अब आया ना डिफरेंशिएशन वगैरह, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह अपने को कहां मजा आता है करने में, वो हमारे लेवल का क्वेश्चन तो कहां ही हो गया। अब आएगा मजा क्वेश्चंस करने में, जो अपन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और इन सारे फॉर्मुलेस का इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे और मजा आएगा और मजा आएगा। रे ऑप्टिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, so till then now keep studying and don't get confused at any point of time. Okay, all the best. Thank you.